Assalamu alaikum. The topic we are discussing today is the relation of political science with other social sciences. The need for interdisciplinary approach. मतलब हमें ये बात तो पता ही है कि हमने मुख्तलिफ डिसिप्लिन्स में डिवाइड किया हुआ है नॉलेज को। इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि मतलब हमें स्पेशलाइज करना होता है किसी एक फील्ड में, तो हम उसको एक अलग डिसिप्लिन के तौर पर लेते हैं। लेकिन इसकी ज़रूरत क्या है? इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि हम आपस में चीज़ों को रिफाइन करके पढ़ना चाहते हैं। लेकिन इसमें ऐसे भी होता है कि फिर हमें देखना पड़ता है कि कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं, कुछ डिसिप्लिन ऐसे होते हैं जो आपस में इंटरडिसिप्लिनरी नेचर के होते हैं, मतलब उनको मिला के पढ़ा जा सकता है। जैसे कि हम साइंसेस पढ़ते हैं तो उसमें हमारे पास बायोकेमिस्ट्री की एग्जाम्पल आती है कि बायोलॉजी और केमिस्ट्री को मिला के पढ़ते हैं। तो इस तरह से जो सोशल साइंसेज है ना, उसमें भी ऐसे ही होता है कि कोई और सोशल साइंस है जिसके मतलब जो चीज़ें हैं वो दूसरी के साथ ओवरलैप कर रही हैं। The need for an interdisciplinary approach for political science was felt in 20th century after uh, the need was felt for a comprehensive interdisciplinary approach of study of politics। और उसकी वजूहत क्या थी? डार्विन डिस्कवरी ऑफ एवोल्यूशन है, सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी जैसे सब्जेक्ट्स आते हैं। तो हमें महसूस होता है कि अगर हम एक इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच लेकर आए तो हमें पॉलिटिकल साइंस ज़्यादा बेहतर तरीके से उसके डिफरेंट डायमेंशंस देखने का मौका मिलेगा। अब उसकी रीज़न्स क्या थी कि इंसान है, एक हमारी नेचर है, हम एक सोसाइटी का हिस्सा हैं, हम एक पॉलिटिकल बीइंग हैं। The sciences which study man, his life, society and state must need to be interrelated। कि हमारी ज़िंदगियाँ, क्योंकि सोशल साइंसेस डील कर रही हैं हमारी ज़िंदगियों के साथ, तो हमारी ज़िंदगी के मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स को हमने कहीं मिला के वो किसी ना किसी तरीके से हमारे जो सिस्टम्स होते हैं, हमारे पॉलिटिकल सिस्टम्स होते हैं, हमारी गवर्नमेंट होती है, हमारा सोशल स्ट्रक्चर होता है, उस पर इफेक्ट रखता है। तो इसलिए इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच हमें लेके आनी पड़ती है। Any political problem has various aspects which can be properly understood only if we also study them from the viewpoint of concerned social sciences। मतलब जैसे आगे एग्जांपल है कि लूजली पॉलिटिकल इश्यूज कहलाते हैं पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट या क्राइम। लेकिन अगर हम देखें तो वो बहुत सारी चीज़ों के साथ इंटरलिंक कर सकते हैं। जैसे पॉवर्टी का ताल्लुक हमारी इकोनॉमिक कंडीशन से हो सकता है, हमारी अपब्रिंगिंग से हो सकता है, हमारी एजुकेशन से हो सकता है। अनएम्प्लॉयमेंट का ताल्लुक हो सकता है इन चीज़ों से, क्राइम का ताल्लुक हो सकता है एथिक्स के साथ। तो इस तरह डिफरेंट चीज़ें जो होती हैं वो मतलब आएगा तो इसी उसमें कि ये इशू है या ये पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। या जैसे हम देखते हैं कि जो हमारी कैंपेन्स होती हैं इलेक्शन, उसमें भी यही बात होती है ना कि आप लोग इन्हीं चीज़ों को हम ख़त्म करेंगे, पॉवर्टी ख़त्म करेंगे, क्राइम ख़त्म करेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म करेंगे। तो हमें एक इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच लानी पड़ती है कि उन डिसिप्लिन्स में क्या तरीका है इन प्रॉब्लम्स को हल करने का, और उनको जब हम पॉलिटिकल साइंस के साथ मिलाएंगे तो हम क्या सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। सो एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं जे डी बी मिलर। उनका ये कहना है पॉलिटिकल साइंटिस्ट मे बी एबल टू प्रोवाइड एडवाइस ऑन सम ऑफ द इंस्टीट्यूशनल फॉर्म which remedial action might take, or and also upon the political difficulties standing in the way of that action. But his own special knowledge does not enable him to say how unemployment, crime, poverty might be done away with। पॉलिटिकल साइंटिस्ट हमें बता सकता है कि हम अगर इंस्टीट्यूशंस में ये चेंजेस लाएं तो हम ये निकाल सकते हैं, रेमेडीज निकाल सकते हैं। अब वो हमें ये भी बता सकता है कि पॉलिटिकल डिफिकल्टीज क्या हैं उन एक्शंस को लेने के लिए। जैसे फर्ज करते हैं हम कि हमने अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करना है, तो नहीं, हम क्राइम की बात करते हैं। चलो क्राइम की बात पहले कर लेते हैं। क्राइम को हमने ख़त्म करना है तो क्राइम के लिए हम ये कह सकते हैं कि हम
इंस्टीट्यूशन कौन सा डील कर रहा है, एग्जीक्यूटिव डील करेगा और जुडिशरी डील करेगी। और जुडिशरी जो है उसने इंटरप्रेट करना है लॉ को, लेजिस्लेशन भी आएगी यहाँ पे, लेजिस्लेशन ने लॉ बनाने हैं, जुडिशरी ने उनको ट्रांसलेट करना है और उन पर फैसले देने हैं, और एग्जीक्यूटिव ने उन फैसलों को इम्प्लीमेंट करना है। तो एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट ये बताएगा कि आपको कि हम इंस्टीट्यूशंस को, मतलब हमने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर ऐसे करनी है कि लेजिस्लेशन लॉज बना रहा है, जुडिशरी जो है वो उसको इंटरप्रेट कर रही है और उस पर फैसले दे रही है, और एग्जीक्यूटिव उनको इन्फोर्स कर रही है। वो ये भी बताएगा कि कहाँ कहाँ पे आके मसाइल हो सकते हैं, हमें हमारे इदारों के दरमियान कहीं क्लैश तो नहीं आ सकता, या क्या मतलब प्रॉब्लम्स आ सकते हैं इनकी इम्प्लीमेंटेशन में, इनके बनाने में, वगैरह वगैरह। लेकिन जब हम लॉ बनाएंगे तो उसके लिए अगर हमने इस्लामिक पर्सपेक्टिव को रख के बनाना है लॉ, तो हमें किसी स्पेशलाइज्ड बंदे की ज़रूरत है जो कि हमें एडवाइस कर सके कि इस्लामिक लॉ में इसको हमने इस तरह से लेके चलना है। मतलब अगर हम देखते हैं कि हमारी ज़िंदगी में कोई भी मसला होता है, अ, तो हम पहले जाते हैं किसी आलिम दीन के पास। मतलब अगर हमें कोई मजहबी एडवाइस लेनी होती है ना, तो हम आलिम दीन के पास जाते हैं, हम कहते हैं आपके पास ये अथॉरिटी है कि आप फतवा दे सकते हैं, आपके पास इस चीज़ की नॉलेज है, तो आप हमें फतवा दें, आप हमें इसके बारे में बताएं। तो इसी तरह जब कानून बनने लगा कोई ऐसा कि क्राइम को हमने ख़त्म करना है, तो उसके लिए वो ये कहते हैं कि अच्छा आप हमें इस्लामिक पनिशमेंट बताएं, इसकी क्या है। अब वो आप इस्लामिक पनिशमेंट भी देखते हैं, फिर आप देखते हैं इंटरनेशनली उस इस्लामिक पनिशमेंट पे एतराज़ तो नहीं आएगा, क्योंकि अब ज़ाहिर बात है हम एक इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर का हिस्सा हैं, और हमारी सारी चीज़ें जो होती हैं वो ऑब्जर्व हो रही होती हैं इंटरनेशनली। तो उसमें हमें देखना पड़ेगा कि जो हैं हमारी, एमनेस्टी इंटरनेशनल तो नहीं बोलेगा, या यूएन में तो नहीं कोई ऐसी चली जाएगी, या ह्यूमन राइट्स की वायलेशन तो नहीं हो रही कहीं कि अगर हमारी किसी सज़ा में, तो हमें बहुत बैलेंस्ड अप्रोच लानी पड़ेगी। तो इन सब चीज़ों में जो स्पेशलाइज्ड लोग हैं हमें बुलाना पड़ेगा उन्हें, कि आप आएँ पॉलिटिकल साइंटिस्ट के साथ बैठें और वो सब मिल के जो है ना एक हल निकालें। अब पॉलिटिकल साइंस का इसी तरह डिफरेंट जो डिसिप्लिन हैं उनके साथ इंटरकनेक्शन है। उसमें पहला हमारे पास है हिस्ट्री। हिस्ट्री एक बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि हमें पता चलता है कि पास्ट में क्या हो चुका है, और उस पास्ट से सीख के हमने आगे के लिए बेहतर बनाना होता है, अपनी पॉलिसीज़ को, अपने इंस्टीट्यूशंस को ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाना होता है। So history without political science has no fruit, and political science without history has no root. History provides us the root for the institutional reforms और institutions बनाने में और systems बनाने में, और इसी तरह हिस्ट्री जो है वो एक रूट है। तो उस रूट के कुछ फल फूल, कुछ फले फूल है उसमें से, तो वो किसी काम की है ना। अगर वो रूट ऐसे ही बस जमीन में दबी रहे तो वो किसी काम की नहीं है, उसका कोई फ्रूट निकलना चाहिए। तो इनका ये आपस में म्यूचुअल रिलेशनशिप है जो सर जॉन सेल्फी ने बताया हमें। तो हिस्ट्री क्या है? अब हिस्ट्री का हमें पता होना चाहिए पहले, हिस्ट्री को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। इट इज द रिकॉर्ड ऑफ पास्ट इवेंट्स एंड मोमेंट्स, देयर कॉजेस एंड रिलेशन। हिस्ट्री में पास्ट इवेंट्स आ रहे हैं, पास्ट में जो मोमेंट्स हुए हैं उनके आपस में कॉजेज, और क्या उनके कॉजेज क्या थे, और मतलब वो आपस में रिलेट कैसे करते हैं वो इवेंट्स और वो मोमेंट्स। इट टेल्स द origin and development of state and their political and other political institutions. तो political institutions और state का origin कैसे हुआ वो सब बताती है। It furnishes the materials which form the base of political science. पॉलिटिकल साइंस को रूट प्रोवाइड कर रही है, बेस प्रोवाइड कर रही है हिस्ट्री, हमें पास्ट के बारे में बता के कि अब हमने फ्यूचर में इस तरह से इन चीज़ों को चलाना है, इस तरह से हमने बेहतरी लानी है। तो एक जर्मन फिलोसोफर है, उनका ये कहना है, हिस्ट्री हैज बीन फैक्ट गैदरर फॉर पॉलिटिकल साइंस। होमवर्क एक तरह से हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस के लिए करती है, एज फॉर एज ऑल्सो फॉर अदर सोशल साइंसेस। मतलब हिस्ट्री सिर्फ पॉलिटिकल साइंस में नहीं, बाकी जो डिसिप्लिन है उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। अगर आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो आप उसमें इंग्लिश की हिस्ट्री देखते हैं,
अगर आप लॉ पढ़ रहे हैं तो आप देखते हैं कि लॉ कहाँ से इवॉल्व हुआ है, कैसे है, या मूवमेंट्स क्या थी उन लॉज के पास होने में। मतलब अगर आप देखते हैं, फर्स्ट करें आप फेमिनिज्म की मिसाल लेते हैं, तो फेमिनिज्म आज एक थेरी है, एक मूवमेंट है, लेकिन उस मूवमेंट को कैसे चलाया गया, अगर हम सिर्फ ये देखें, सिर्फ ड्राई सी हिस्ट्री देखें, हमें ये ना पता हो कि उसके पीछे कॉजेज क्या थे, या वो किस तरह एक मूवमेंट बनी, या उससे क्या रिफॉर्म्स लाई गई वगैरह वगैरह, तो वो काफ़ी डल सा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जब हम उन चीज़ों को आपस में मिला के देखते हैं, उनके इफेक्ट्स देखते हैं, वो कहाँ कहाँ मतलब फैल रही है मूवमेंट, और लोग उसे कैसे रिसीव कर रहे हैं, और ये सब चीज़ें, तो वो इंटरेस्टिंग हो जाते हैं, थोड़ा थ्रिलिंग हो जाती है इन्फॉर्मेशन ना। So it has been a storehouse of facts and events from which many political theorists and scientists have derived their theories and law of political science. तो एक स्टोर हाउस ऑफ नॉलेज है, वहां से आप अपने काम की चीज उठाते हैं, और फिर आप अपनी थेरीज और अपने लॉज और सब चीजें जो है ना वो देते हैं। विदाउट अ प्रायर नॉलेज ऑफ समथिंग आप उसके मुतालिक कुछ प्रिडिक्ट नहीं करते। मतलब कुछ ऐसे भी केसेस होते हैं कि जहाँ पे नॉलेज एक नई चीज होती है, जैसे साइंसेस में होता है कि एकदम कोई चीज आप इन्वेंट कर रहे हैं, तो शायद प्रीवियसली उसके मुतालिक अभी रिसर्च वगैरह ना हुई हो, या आपको बस मिल गई कोई चीज़, आपने डिस्कवर कर ली है, तो इस तरह से भी हो सकता है। लेकिन हाँ जी, जर्मन फिलोसोफर है वो यहाँ पे इस हवाले से ही कह रहे हैं कि वो फैक्ट गैदरर है पॉलिटिकल साइंस के लिए। अब इसका अब वर्स रिलेशनशिप भी है, मतलब जैसे हिस्ट्री इम्पोर्टेंट है पॉलिटिकल साइंस के लिए, वैसे पॉलिटिकल साइंस भी इम्पोर्टेंट है हिस्ट्री के लिए। Political science furnishes such guiding principles and laws of development and evolution on the basis of which historical events and movements can properly be evaluated and understood. Political science हमें वो theories, वो laws बता रही होती है, वो evolution और उन movements का जो है वो सब एसेंस दे रही होती है, जिसकी बुनियाद पर हम historical events को evaluate कर सकते हैं, हम understood कर सकते हैं। अब उसमें आगे चल के जब हम देखते हैं तो उसकी एक एग्जांपल जो हमारी बुक में दी हुई थी, वो है हमारी जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट है। कि वैसे तो आपको लगेगा कि सिर्फ जनाब एक मूवमेंट चली, मतलब एक ड्राई सी हिस्ट्री है कि इस तारीख को ये हुआ, इस तारीख को ये हुआ, इस तारीख को ये हुआ। लेकिन जब आप उसको देखते हैं नेशनलिज्म की रूह से, जब आप उसको फ्रीडम स्ट्रगल अगेंस्ट इंपीरियलिज्म की रूह से देखते हैं, तो फिर आपको समझ आती है कि अच्छा, ये जो इवेंट्स थे, ये इस तरह से आपस में ज्वाइन होकर इस मकसद के तहत चल रहा है, तो ये एक पॉलिटिकल एक्टिविटी थी। तो उसकी आप पॉलिटिकल डायमेंशन से हिस्ट्री की स्टडी कर रहे हैं कि ये एक स्ट्रगल थी, और वो स्ट्रगल सिर्फ ये नहीं थी कि वो सब कॉन्टिनेंट में थी। जब आप उसको थोड़े बड़े लेवल पे देखते हैं तो आप देखते हैं कि एक डीकोलोनाइजेशन की वेव आ रही थी, और उस डीकोलोनाइजेशन की वेव में जहाँ दुनिया के बहुत से ममालिक आज़ाद हो रहे थे, वहाँ पे सब कॉन्टिनेंट में इंडिया पाकिस्तान भी आज़ाद हुए हैं। और वो वेव जो है वो चलती है तकरीबन एट द एंड ऑफ 20th सेंचुरी के कंक्लूड होने तक चलती है, आई बिलीव। तो मतलब इतनी सारी उसमें मुल्क बनते हैं। तो जब आप उसका स्पेक्ट्रम ब्रॉड करते हैं, आपको समझ आती है कि अच्छा, ये सिर्फ इवेंट्स नहीं है, इन इवेंट्स का आपस में कनेक्शन भी है, और इनके कुछ प्रिंसिपल्स थे जिनसे मिलकर ये सारी दुनिया में एक जैसा एक वेव आया था। तो इस तरह की डिफरेंट मूवमेंट्स आती हैं, और वो जो है वो हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस आपस में मिलकर थोड़ी सी पॉलिटिकल हिस्ट्री की एक डायमेंशन बनाती हैं। अब यहाँ पे ये भी है कि पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री बिल्कुल एक ही चीज नहीं है, उन दोनों के दरमियान डिफरेंस भी है। उनके दरमियान डिफरेंस क्या आता है? सबसे पहला डिफरेंस उनसे आता है सब्जेक्ट मैटर का। ओनली अ पार्ट ऑफ हिस्ट्री इज पॉलिटिक्स। सारी हिस्ट्री पॉलिटिक्स नहीं है, और वो जो एक पार्ट है उसको हम पॉलिटिकल हिस्ट्री बोल रहे हैं, ठीक है। तो पॉलिटिक्स कंसर्न विद द पार्ट ऑफ हिस्ट्री दैट हैज डायरेक्ट बियरिंग ऑन द स्टडी ऑफ स्टेट एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। पॉलिटिकल साइंस या पॉलिटिकल हिस्ट्री सिर्फ पॉलिटिकल साइंस कंसर्न करती है हिस्ट्री के उस पार्ट से जहाँ पे आप स्टेट और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस की स्टडी कर रहे हैं। मतलब आप अगर कोई ऐसी मूवमेंट की बात कर रहे हैं जिसमें कोई रिफॉर्म्स आने वाली हैं गवर्नमेंट लेवल पे, या कोई पॉलिसीज ऐसी इंट्रोड्यूस कराई जाएंगी, तो
मतलब जहाँ पे चेंज आ रहा है और वो चेंज डायरेक्टेड है टुवर्ड्स पॉलिटिकल समथिंग ना, तो वहाँ पे ये है कि हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस मिलते हैं। हिस्ट्री एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, मतलब हिस्ट्री में आपको मुख्तलिफ तरह की हिस्ट्री मिलती है। आपको लिंग्विस्टिक हिस्ट्री मिल सकती है, आपको किसी एथनिसिटी की हिस्ट्री मिल सकती है, आपको अ, मतलब मुख्तलिफ रेसेस की हिस्ट्री मिल सकती है। तो हिस्ट्री एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। आपको मुख्तलिफ एम्पायर्स की हिस्ट्री मिल सकती है। तो जब हम उनकी सिर्फ पॉलिटिकल डायमेंशन देख रहे हैं, तो पॉलिटिकल डायमेंशन एक छोटा सा पार्ट है, सारी हिस्ट्री पॉलिटिक्स नहीं है। तो एग्जाम्पल उन्होंने वही वर्ल्ड वॉर टू की आती है यहाँ पे, कि वर्ल्ड वॉर टू में अगर आप ये एग्जाम्पल लेते हैं, तो अगर उसमें सिर्फ हिस्ट्री देखें आप, तो आप देखेंगे कि अच्छा उसमें क्या क्या कॉजेज थे जिसकी वजह से वर्ल्ड वॉर टू हुई। उसमें कौन कौन से इवेंट्स हुए, मतलब इवेंट से मुराद के हॉलोकॉस्ट आ जाएगा, उसमें फर्स्ट जो एटॉमिक बॉम्ब नागासाकी और हिरोशिमा पे गिराए गए वो आ जाएंगे, और इसके अलावा कौन कौन सी जंगें हुई ये आ जाएगा, और इफेक्ट क्या हुआ वर्ल्ड वॉर टू का, मतलब कंक्लूड कैसे हुई और क्या इफेक्ट्स आए उसके। उसके बाद मतलब डिसइंटीग्रेट मतलब कहाँ कहाँ पे जो है कौन कौन से मुल्क जो है उन्हें तोड़ा गया या क्या क्या किया गया, वो सब आ जाएगा। तो जब आप देखते हैं पॉलिटिकल डायमेंशन उसकी, तो वो आप देखते हैं कि एक स्ट्रगल थी बिटवीन डिक्टेटरशिप एंड डेमोक्रेसी, जो कि वर्ल्ड वॉर टू में हमें नजर आती है कि डेमोक्रेटिक स्टेट्स हैं और डिक्टेटर्स जो हैं वो हैं। मतलब अब आप देखें तो अथॉरिटेटिव रिजीम से जापान के, तो वो लड़ रहे हैं, और उनके बराबर है यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स है। तो इस तरह करके डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप की थोड़ी सी जंग आती है। फिर है द पर्पस फॉर विच इट वाज फॉट, कि मकासद क्या थे और वो मकासद कहाँ तक मतलब हासिल हुए। मकसद क्या था कि वर्ल्ड वॉर वन के बाद ये मकसद था कि दोबारा कोई इतने बड़े स्केल की वॉर ना हो, लेकिन एक वॉर ही करनी पड़ी शायद उस मकसद को हासिल करने के लिए। और किसी हद तक मतलब इतने बड़े स्केल पर दोबारा कोई तीसरी जंग अजीम नहीं हुई, तो हम कह सकते हैं कि किसी हद तक पर्पस मीट किया। सो पॉलिटिक्स इज also concerned in the shape of state which arouses as the result of wars। अच्छा, अब हमने बात की, वहां पे हम सिर्फ ये बात कर रहे थे कि इफेक्ट क्या हुआ, नई स्टेट्स बन गई कुछ और, जैसे खास तौर पे आप देखते हैं कि जर्मनी स्प्लिट हो जाता है, तो उसमें आप ये देखते हैं कि एक स्प्लिटेड जर्मनी आपके पास आ गया, और वहां पे क्या स्ट्रक्चर है, और फिर उसके बाद वो जब जर्मन यूनिफिकेशन होती है, तो तब क्या हो रहा है, मतलब वो पॉलिटिकल भी है और वो हिस्टोरिकल भी है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट मैटर में डिफरेंस आ गया ना, पॉलिटिकल साइंस में आप और चीज देख रहे हैं और हिस्ट्री में और चीज है, दोनों आपस में लिंक करती हैं, लेकिन वहां पे वो और तरह से देखी जाएगी, और जब आप पॉलिटिकल साइंस में पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि उसके इफेक्ट्स क्या आ रहे हैं, खास तौर पे आपके सिस्टम के ऊपर। डिक्टेटरशिप डेमोक्रेसी आपके सिस्टम का पार्ट है, आपकी स्टेट का पार्ट है। तो पर्पसेस क्या अचीव हो रहे हैं, वो ये था अगर कि पीस को इंश्योर किया जाए और दोबारा इतनी बड़ी जंग ना हो, तो उसमें बाकी सब स्टेट के लिए एक तरह से प्रॉस्पेरिटी की चीज है ना। जंगों से तो इकोनॉमी तबाह होती है और इतना नुकसान होता है। और फिर जो शेप ऑफ स्टेट आ रही है, जो स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, या उसके बाद जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में चेंजेस आ रहे हैं, वो क्या है। कॉमन डिनोमिनेटर जो है इन दोनों का, वो पॉलिटिकल, इस डिबेट में पॉलिटिकल हिस्ट्री ही रहेगी, और हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल स्ट्रगल्स एंड इंस्टीट्यूशंस ही रहेगी, जब हम बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री के रिलेशन की आपस में। दूसरा फर्क यहाँ पे आता है मेथड का। हिस्ट्री जो होती है वो नैरेटिव होती है, एनालिटिक होती है, मैटर ऑफ फैक्ट थिंग्स उसमें आती हैं, कॉजल रिलेशनशिप आता है, ऐसे हुआ तो ऐसे हो गया, इसके मतलब आपस में ये रिलेशनशिप था इन चीजों का। इट नीड्स नॉट टू स्पेकुलेट द आइडियल इंस्टीट्यूशन, व्हाट आइडियल इंस्टीट्यूशन माइट हैव बीन। मतलब उसमें आपकी एक वो नहीं आती कि आपने कोई वो भी देना है कि जनाब ऐसा हो जाए तो ये ज्यादा बेहतर है, जो मतलब इसको हम बेहतर ऐसे बना सकते हैं। पॉलिटिकल साइंस में क्या होता है, इट सिलेक्ट्स एंड एनालाइजेस देम, जो फैक्ट्स हिस्ट्री ने दिए हैं उनको वो सिलेक्ट करती है उनमें से अपनी मतलब के, और उनको एनालाइज करती है।
and find out the principles and laws in them, कि अच्छा अब ये जो काम हो रहा था ये किन प्रिंसिपल्स के तहत हो रहा था और इसमें क्या लॉस थे और वो किस तरह से मतलब चीजों को चला रहे हैं और वो क्या सिस्टम बना रहे हैं. इट इज स्पेक्यूलेटिव एंड फिलोसफिकल. इसमें स्पेक्यूलेशंस भी आ रही हैं, इसमें फलसफा भी आ रहा है. एज इट डील्स विद दिस व्हाट द स्टेट ऑट टू बी. मतलब इसमें आप ये देख रहे हैं कि इसको मजीद बेहतर कैसा बनाया जा सकता है, उस स्टेट की फंक्शनिंग को आप कैसे बेहतर बना सकते हैं. History is not only the source. History is not the only source of political science. सारी पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री से ही नहीं आ रही. हम आगे भी चल के देखेंगे कि पॉलिटिकल साइंस से के और जो सोशल साइंसेज हैं उनके साथ भी प्रभावित हैं. यू मे हैव अ पॉलिटिकल थ्योरी विच इज गुड थ्योरी विदाउट बीइंग रूटेड इन हिस्टोरिकल स्टडी. जो बात हमने पहले भी की थी कि लाजमी नहीं है कि हिस्ट्री में से ही सारी थ्योरीज निकल कर आए और सारे लॉज निकल कर आए. तो ऐसी भी पॉलिटिकल थ्योरीज हैं जिनका हिस्ट्री से कोई ताल्लुक नहीं है. मतलब आप जब देखते हैं कि नेशनलिज्म मतलब रेसिज्म के मुतालिक फर्ज करें हम बात करते हैं तो एक वो हिस्ट्री थी उसकी और उससे आगे एक मूवमेंट बनती है. जब हम बात करते हैं किसी और ऐसी कौन सी मूवमेंट हो सकती है कि जिसका हिस्ट्री से कोई ताल्लुक ना हो. खैर वो मुझे याद आएगी तो बता दूंगी. बट अ कंप्लीट ब्रेक इजंट हेल्पफुल. क्या आप बिल्कुल हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस को अलग अलग भी नहीं कर सकते, इसका मतलब ये भी नहीं है. द रीजन इज दैट द पॉलिटिकल थ्योरी इज अल्टीमेटली इंटेंडेड फॉर पॉलिटिकल एक्शन. पॉलिटिकल थ्योरी बनाने का मकसद ये होता है कि आप पॉलिटिकल एक्शन में विच मस्ट टेक प्लेस इन हिस्टोरिकल सेटिंग एंड कॉन्टेक्स्ट. आपकी पॉलिटिकल थ्योरी ऐसी होनी चाहिए कि जिससे ऐसा पॉलिटिकल एक्शन हो कि जो हिस्टोरिकल सेटिंग और उस कॉन्टेक्स्ट का पार्ट बन सके. मतलब कि वो इम्प्लीमेंट हो सके. ऐसा नहीं हो कि अब बस आप एक यूटोपियन और विजनरी सॉर्ट ऑफ दे रहे हैं आइडिया और उसमें आप मतलब उसका रियलिटी से कोई दूर दूर तक ताल्लुक ही नहीं है. नॉट अ पॉलिटिकल थॉट कंसर्न विद स्टेट एंड पॉलिटिकल प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स. प्रैक्टिकली स्टेट के लिए आपकी जो थ्योरी है वो कोई काम आ सके. ये ना हो कि बिल्कुल ही उन दोनों में आपस में कोई लिंक ही ना हो. अब और क्या डिफरेंस है हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस में. हिस्ट्री साइंस है पार्ट्स, साइंस है पास्ट की, मतलब गुजरे हुए वक्त में क्या हो चुका है. पॉलिटिकल साइंस का ज्यादा कंसर्न नहीं है पास्ट के साथ. पॉलिटिकल साइंस का ये है कि अच्छा ये प्रिंसिपल्स हैं, ये है, अब इससे आप बेहतरी कैसे ला सकते हैं या इससे स्ट्रक्चर क्या बन रहा था, इससे हमारे पास क्या रिजल्ट्स आ रहे थे और अब इससे हम क्या इवॉल्व करके आगे बेहतर बनाएंगे. हिस्ट्री जो है वो टेलोलॉजिकल नहीं है. इसका क्या मतलब है. डज नॉट लुक एट द अल्टीमेट एंड. हिस्ट्री ने सिर्फ आपको फैक्ट्स देने हैं. हिस्ट्री ने आपको बताना है ऐसे हुआ ऐसे हुआ ऐसे हुआ. पॉलिटिकल साइंस जो है वो टेचलॉजिकल है, टेलोलॉजिकल है. क्यों? क्योंकि उसने आपको एंड देना है. उसने आपको बताना है कि आपने इन प्रिंसिपल्स पे एक स्टेट बनानी है या इन प्रिंसिपल्स पे आपने ये लॉ बनाना है और उसका अल्टीमेटली एंड प्रोडक्ट हमारे पास ये आएगा या ये आना चाहिए. नेक्स्ट है हमारे पास पॉलिटिकल साइंस एंड सोशियोलॉजी. पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी का आपस में क्या रिलेशन है. सोशियोलॉजी जो है वो एक बड़ा कैनवस है और उस बड़े से कैनवस पे पॉलिटिकल साइंस एक छोटा डिसिप्लिन है. इट इज लाइक अ रिलेशनशिप ऑफ पार्ट टू द होल ऑफ अ ब्रांच टू अ ट्रंक. मतलब एक बड़ी चीज है और उसका एक छोटा पार्ट है, उसकी एक सब डिसिप्लिन है. सोशियोलॉजी इज द जनरल साइंस ऑफ सोसाइटी. सोशियोलॉजी में आप पूरी सोसाइटी को देख रहे होते हैं. आप ये नहीं देख रहे होते कि वो कोई एक सेगमेंट नहीं होता, वो एज ए होल एज सोसाइटी. इट स्टडीज द नेचर, origin and development of society in all of its aspects. The individual, the social groups, individual भी हैं, groups भी हैं, चाहे ऑर्गेनाइज्ड हैं या चाहे अनऑर्गेनाइज्ड हैं, चाहे कॉन्शियस हैं या अनकॉन्शियस हैं, इकोनॉमिक टर्म्स पे देख रहे हैं, रिलीजियस टर्म्स पे देख रहे हैं, पॉलिटिकल पे देख रहे हैं, इंटेलेक्चुअल पे देख रहे हैं. हर जो स्ट्रेटा है सोसाइटी का या हर सेगमेंट सोसाइटी का आप सोशियोलॉजी में स्टडी कर रहे होते हैं.
पॉलिटिकल साइंस में ऐसा नहीं है। पॉलिटिकल साइंस स्टडीज द सोसाइटी, पर सिर्फ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइज सोसाइटी को देख रही होती है। और पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज सोसाइटी क्या है? वो स्टेट है। इट स्टडीज सोशल एक्ट, वो सोशल एक्ट आइडियाज की बात कर रही है, पर वो जो सिर्फ पॉलिटिकल है नेचर में। पॉलिटिकल साइंस का कैनवस छोटा है, सोशियोलॉजी का कैनवस बड़ा है। सोशियोलॉजी डील्स विद मैन एज अ सोशियस, कि वो एक सोसाइटी का पार्ट है, उसका हिस्सा है, उसकी कोई लिमिट्स नहीं है, ठीक है। वो ह्यूमन बींग्स के साथ डील कर रही है। पॉलिटिकल साइंस डील्स विद हिम एज अ सिटीजन और अ सब्जेक्ट ऑफ स्टेट। पॉलिटिकल साइंस उसके ऊपर भी बाउंड्रीज डाल रही है कि वो एक स्टेट का सिटीजन है, वो एक सब्जेक्ट है उस स्टेट का, उसका एक कोई आइडेंटिटी है, उसका मतलब जैसे कोई एक नंबर है उसका, जैसे हमारे आईडी कार्ड का नंबर होता है ना, तो वो क्या है? हमारी पहचान है। हम दुनिया में कहीं भी जा रहे हैं, हम उससे पहचाने जाएंगे कि हमारी एक लिमिट है, हम एक जगह से बिलोंग करते हैं, ठीक। सोशियोलॉजी सिर्फ ये देखती है कि बंदा है, इंसान है, ठीक है। सोशियोलॉजी डील्स विद ऑल काइंड ऑफ एसोसिएशन, उसमें हर किस्म की एसोसिएशन आ सकती है, आपकी कल्चरल हो, आपकी एथनिक हो, आपकी नेशनल हो, या किसी भी लेवल पे आपकी एसोसिएशन है, सोशियोलॉजी उसको स्टडी कर सकती है। पॉलिटिकल साइंस में सिर्फ पॉलिटिकल एसोसिएशन देखनी है कि पॉलिटिकल सिस्टम में आप कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, आप किस स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं, किस सिस्टम से बिलोंग कर रहे हैं। व्हाट इज पॉलिटिकल इज ऑल्सो सोशल, क्योंकि सोशल बड़ा है और पॉलिटिकल छोटा है। दो what is social is not necessarily political। हमने वही बात की कि सोशल साइंसेस का एक बड़ा कैनवस है, उसका बहुत ज्यादा वो स्प्रेड किया हुआ है, पॉलिटिकल का उसके निस्बत थोड़ा छोटा है। बोथ साइंसेस आर म्यूचुअली कंट्रीब्यूटरी, दोनों एक दूसरे के लिए हेल्पफुल हैं। Political science gives to sociology facts about organization and function of state, and obtain from it knowledge of social basis of state, law and political authority। Political science आपकी सोशियोलॉजी को क्या दे रही है? फैक्ट्स दे रही है। वहां पे पिछले में हिस्ट्री फैक्ट्स दे रही थी, यहाँ पॉलिटिकल साइंस सोशियोलॉजी को फैक्ट्स दे रही है, लेकिन वो फैक्ट्स किसके बारे में है? ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शन ऑफ स्टेट, कि स्टेट को ऑर्गेनाइज कैसे करना, उसके फंक्शंस कैसे चलाने, ठीक है। और फिर इस तरह से है कि वो उससे नॉलेज किस चीज का ले रही है? ऑफ द सोशल बेसिस ऑफ स्टेट, लॉ एंड पॉलिटिकल अथॉरिटी। फर्ज करें कि वो उस सोसाइटी में जो डिफरेंट सेगमेंट्स हैं उनके मुतालिक वो इंफॉर्मेशन ले रही है, और वो फिर उस इंफॉर्मेशन को लेके अपनी स्टेट के स्ट्रक्चर को बनाएगी। जैसे फर्ज करें हम ऐसे ले सकते हैं कि जैसे पॉलिटिकल साइंस ने सोशियोलॉजी से पूछा कि भाई पाकिस्तान का जो है कैनवस है, उस पे मुस्लिम मेजॉरिटी है, ठीक है। तो उसने कहा कि आपके जो इस्लामिक लॉज हैं या आपकी जो कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविजंस हैं उसमें भी थोड़ा बहुत इस्लाम का जिक्र आ जाएगा, या मतलब आपकी जो स्टेट है वो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान कहलाएगी, या कुछ इस तरह की चीजें। तो पॉलिटिकल साइंस ने सोशियोलॉजी से बोरो की हैं, और फिर सोशियोलॉजी को उसने क्या बताया? उसने सोशियोलॉजी को या सोसाइटी को बताया कि भाई ये फैक्ट है आपके बारे में कि ऐसा स्टेट स्ट्रक्चर जो है वो आपका हो सकता है। जैसे फिर वही बात कि हमने देखा कि जनाब मुसलमानों का स्टेट स्ट्रक्चर ऐसा होता था ना, मतलब खुलफाए राशिदीन के ज़माने में ऐसा था, या रसूल खुदा के ज़माने में ऐसा था। तो चलें हम बिल्कुल वैसा तो नहीं बना सकते, लेकिन उसको और मॉडर्न को मिला के हम कुछ इस तरह का एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो वो उसने कंट्रीब्यूट किया टुवर्ड्स सोशियोलॉजी, तो बार्गेन हुआ, आपस में कुछ लेन देन हुआ। Giddings says कि a student of political science must begin his subject with the study of sociology, कि जब तक आप बड़े कैनवस को नहीं समझेंगे आप छोटी चीज को नहीं समझ सकते ना, कि आप पहले एक ब्रॉड चीज देखें और फिर आप उसकी माइन्यूट डिटेल्स में जाएं। Because to teach the theory of state to men who have not learned the first principles of sociology is like teaching astronomy to or thermodynamics to man who have not learned Newtonian laws of motion।
वो ये कह रहा है कि अगर आप किसी पॉलिटिकल साइंटिस्ट को सोशियोलॉजी नहीं पढ़ाते तो वो बिल्कुल ऐसे ही हो जाएगा कि जैसे आप किसी साइंटिस्ट को, किसी एस्ट्रोनॉमर को या किसी फिजिस्ट को आप डायरेक्ट एस्ट्रोनॉमी और थर्मोडायनेमिक्स समझाना शुरू कर दें, जबकि आपने उसको बेसिक्स जो फिजिक्स की हैं, न्यूटन के लॉज हैं, लॉ ऑफ मोशन है, वो आपने उसे बताया नहीं है। तो इसलिए पॉलिटिकल साइंस को पढ़ने के लिए आपको थोड़ा सा सोशियोलॉजी से वाकिफ होना चाहिए, आपको सोसाइटी से वाकिफ होना चाहिए। अब इन दोनों में हालांकि है एक ही बड़े उसका मतलब एक ही डिसिप्लिन है, लेकिन इसमें डिफरेंस ये है कि पॉलिटिकल साइंस का जो स्कोप है वो नैरो है और सोशियोलॉजी का स्कोप बड़ा है। सोशियोलॉजी इज प्रायर टू पॉलिटिकल साइंस बिकॉज सोसाइटी इज प्रायर टू स्टेट। पहले सोसाइटी बनी, ग्रुप्स बने, फिर मतलब ग्रुप्स बने, उससे सोसाइटी बनी और फिर उसके बाद स्टेट्स का कॉन्सेप्ट आया ना। तो पॉलिटिकल साइंस बाद में आती है। Political science assumes that man is a political animal. Political science तो ये कहता है कि वो एक political animal है, वो politically activated है. But sociology explains how and why he became so, कि वो ऐसा क्यों बना, and how his political life is affected by his membership in other forms of association. कि जो बात एसोसिएशन की हो रही थी, कि जब पॉलिटिकल साइंस देखती है तो वो ये देखती है कि आपकी पॉलिटिकल एफिलिएशन कहाँ है, आप किस सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, किस सिस्टम से बिलोंग कर रहे हैं, आप किस आइडियोलॉजी से बिलोंग कर रहे हैं, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी आपकी क्या है। सोशियोलॉजी सिर्फ ये नहीं देखती, सोशियोलॉजी आपके जो दूसरे रोल्स हैं, सिर्फ पॉलिटिकल आइडेंटिटी नहीं है हमारी सबकी, हमारी और भी आइडेंटिटीज है। मतलब जैसे हमारी सिर्फ ये आइडेंटिटी नहीं है कि हम लाहौर कॉलेज में पढ़ते हैं या लाहौर कॉलेज में पढ़ाते हैं, उसके अलावा भी हमारी आइडेंटिटीज है ना, हम किसी की बेटी हैं, हम अ, किसी के हमसाए हैं या इस तरह से करके, तो वो सोसाइटी का भी हिस्सा है। हम एक बड़े कैनवस पे हमारी और बहुत सारी आइडेंटिटीज हैं। सोशियोलॉजी लाइक हिस्ट्री स्टडीज एक्चुअल और सोशल ऑर्गेनाइजेशंस एंड एसोसिएशंस, ये एक वही बात कि वो एक्चुअल जो हमारी डेली लाइफ की चीजें हैं उनके मुतालिक सोशियोलॉजी देखती है। और पॉलिटिकल साइंस एम्स एट द स्टडी ऑफ पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन एंड स्टेट, कि घूम फिर के फिर वही बात कि पॉलिटिकल साइंस में इंस्टीट्यूशन और स्टेट्स की बात होगी, और मतलब इन चीजों की बात होगी कि वो पहले कैसे थे, अब कैसे थे, और मतलब आगे कैसे होंगे, और उसमें इंसान कहाँ पे है। Political science and economics. This is another relationship between two social sciences. पहले ज़माने में ये होता था कि लोग ये समझते थे कि ये जो सारे मसाइल, माशी मसाइल होते हैं ना, वो सब किसी ना किसी तरह से पॉलिटिक्स से इंगेज हैं। तो इसलिए ये कहा जाता है कि इकोनॉमिक्स को पहले क्या बोलते थे, पॉलिटिकल इकोनॉमी बोलते थे। हाँ, पॉलिटिकल इकोनॉमी कहा जाता था। तो एडम स्मिथ जो कि फादर ऑफ क्लासिकल इकोनॉमिक्स हैं, अपनी मशहूर किताब द वेल्थ ऑफ नेशंस में ये कहते हैं कि इकोनॉमिक्स जो है इट डील्स विद टू ऑब्जेक्ट्स, टू प्रोवाइड सफिशिएंट रेवेन्यू और सब्सटेंस फॉर पीपल, टू सप्लाई स्टेट विद रेवेन्यूज sufficient for public service. Political economy, he says, proposes to enrich the people and the sovereign. अब सॉवरन क्या है? स्टेट है, पीपल आम लोग हैं। तो पॉलिटिकल इकोनॉमी किस चीज के साथ उनके ख्याल में डील करती है? टू प्रोवाइड सफिशिएंट रेवेन्यू और सब्सटेंस फॉर पीपल, कि इतना आपके पास सरमाया हो कि वो सब लोगों के लिए जो है वो किसी तरह काफी हो सके। एंड टू सप्लाई स्टेट विद द रेवेन्यू सफिशिएंट फॉर पब्लिक सर्विस, कि आपकी स्टेट के पास भी इतना रेवेन्यू, इतनी दौलत हो कि वो पब्लिक सर्विसेज कर सके। मतलब उनकी नज़र में पॉलिटिकल इकोनॉमी या इकोनॉमिक्स सिर्फ इतनी सी चीज थी। मॉडर्न इकोनॉमिस्ट क्या कहते हैं? उनका ये मानना है कि इकोनॉमिक्स इज अ सेपरेट साइंस। इकोनॉमिक्स सारी मतलब पॉलिटिक्स के साथ या पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस के साथ नहीं है। इकोनॉमिक्स एक अलग चीज है, एक अलग साइंस है, which meets political science at certain points, but it is an independent science on its own. कि ठीक है,
इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस मिलते हैं, उनके कुछ पॉइंट्स हैं, क्योंकि ऑब्वियसली इकोनॉमी के लिए भी हमें कुछ इंस्टीट्यूशंस चाहिए होते हैं, रेगुलेशन के लिए उसकी हमें कुछ चाहिए होती है, सपोर्ट चाहिए होती है, सिस्टम चाहिए होता है। लेकिन उनका ये कहना है मॉडर्न इकोनॉमिक्स का कि इकोनॉमिक्स जो है वो एक अलग फील्ड ऑफ स्टडी है, एक अलग साइंस है। डॉक्टर मार्शल डिफाइंस इट इट एज द स्टडी ऑफ मैन इन ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। इन्होंने बिल्कुल ही आराम से कह दिया कि बस पॉलिटिकल जो इकोनॉमी है ना, वो आपकी रोजमर्रा का जो बिजनेस है वो सारा इकोनॉमी है, उसको स्टडी करना इकोनॉमी है। बहुत आसान मतलब लफ्जों में उन्होंने कहा, इट इंक्वायर्स हाउ ही गेट्स हिज इनकम एंड हाउ ही स्पेंड्स इट। डेली जिंदगी में हमारी क्या होता है कि आपने कहाँ से पैसे लिए और कहाँ खर्च कर दिए। Thus it is on one side the study of wealth and on the other side and more important a part of study of man। तो हमें इससे ये पता चला कि वो सोशियोलॉजी कैसे है इकोनॉमिक्स। सोशियोलॉजी इस तरह से है कि एक तरफ तो वो मनी के साथ डील कर रही है ना, पैसों के साथ डील कर रही है, दूसरी तरफ वो इंसानों के साथ डील रही है, इंसानों की एक जिंदगी के बहुत इंपॉर्टेंट चीज के साथ वो कर रही है रिलेट, कि उनका लेन देन। कोई भी शख्स हो जिंदगी में, चाहे आप कोई स्कूल का छोटा बच्चा ही हो, जब वो स्कूल जाता है तो वो कुछ पैसे अम्मा अब्बा से लेके जाता है, जाके वो स्कूल की कैंटीन पे वो पैसे देता है और उधर से कोई चीज ले लेता है। मतलब शेयर कर रहे हैं ना, आपकी कहीं से एक इनकम आ रही है और उस इनकम को आप स्पेंड कर रहे हैं और उसके मुकाबले पे आप एक उसकी वर्थ की एक कमोडिटी ले रहे हैं। तो इकोनॉमिक्स जो है उनकी नजर में डेली लाइफ है, मतलब ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ है। इकोनॉमिक्स देयरफॉर इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन वेलफेयर। जाहिर बात है, किसी चीज को हम पढ़ते हैं तो हम उसे बेहतर बनाने के लिए पढ़ते हैं ना, कि आपकी इकोनॉमिक्स जो है आपकी इकोनॉमी को, आपकी मॉनेटरी कंडीशंस को बेहतर बनाने का, ह्यूमन वेलफेयर का एक जरिया है। एंड इंक्लूड डिस्कशन ऑन कंजम्पशन। कंजम्पशन जो आप कंज्यूम कर रहे हो, जो आप ले रहे हो, प्रोडक्शन जो आप प्रोड्यूस कर रहे हो, जो आप बना रहे हो, एक्सचेंज जो एक चीज के बदले में आप दूसरी चीज ले रहे हो, एंड डिस्ट्रीब्यूशन जो आप लेकर लोगों में बांट रहे हो। द फोर डिपार्टमेंट्स ऑफ दिस साइंस के इकोनॉमिक्स एक ऐसी साइंस है ह्यूमन वेलफेयर की जिसमें ये चार चीजें जो हैं वो डिस्कस होती हैं, आपकी कंजम्पशन, प्रोडक्शन, एक्सचेंज और डिस्ट्रीब्यूशन। अब पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स की जब हम बात करते हैं तो इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस रिलेट करती हैं पीस एंड ऑर्डर के हवाले से। वो कैसे करती हैं? बोथ ऑफ देम स्टडी मैन। हमें पता चल गया इकोनॉमिक्स कैसे लोगों को स्टडी कर रही है उनकी डेली लाइफ में, उनके लेन देन में, और पॉलिटिकल साइंस तो करती है उनके मतलब जो चीज उनकी जिंदगी को रेगुलेट कर रही है वो पॉलिटिकल साइंस के जरिए कर रही है। So both of them are related to man and strive to foster and promote his well-being। जो सिस्टम है या जो आपका सारा जो स्टेट ऑपरेटर्स बना हुआ है उसका मकसद भी यही है कि वो आपकी जिंदगी को बेहतर बनाए, और इकोनॉमिक्स का मकसद भी ये है कि वो आपकी जो माली या माशी सूरत हाल है उसको बेहतर बनाए। तो इकोनॉमिक activities of man are possible only when state has created a favorable condition। मतलब हम खबरों में या वैसे भी आमतौर पर सुनते हैं कि फेवरेबल कंडीशन जरूरी है आपकी इकोनॉमी के फोस्टर करने के लिए, उसके बेहतर बनने के लिए। तो ये दोनों यहाँ पे आके जरूरी है कि एक मतलब फेवरेबल सिस्टम प्रोवाइड करती है स्टेट इकोनॉमी की को फ्लरिश करने के लिए। तो पीस और ऑर्डर उसमें जरूरी है कि ऐसी सोसाइटी जहाँ पे पीस होगा, जहाँ पे ऑर्डर होगा, जहाँ रूल ऑफ लॉ होगा, वहाँ की इकोनॉमी बेहतर होगी। ये एक जनरल कॉन्सेप्ट है। प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक वेलबींग, प्रॉस्पेरिटी एंड प्रोग्रेस। ठीक है, अब यहाँ पे आके पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स का आपस में रिश्ता बनता है। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट जो थे उनका ये मानना था कि द स्टेट शुड बी नथिंग मोर देन अ पॉलिस स्टेट। पुलिस स्टेट वो होती है, पुलिस स्टेट वो होती है जिसका काम होता है सिर्फ डंडा पकड़ के सबको सीधा करना। मतलब आप रोब झाड़ के, जैसे पुलिस होती है ना, मतलब कि आपके पास गन है, आपका मकसद है कि आपने सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है। तो जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे उनका ये मानना था कि स्टेट का काम यही है कि वो
पुलिस स्टेट हो, वो सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखे और हर चीज को जो है वो उसकी जगह पे रखे. दिस वॉज द लेसर फेयर इकोनॉमिस्ट डिमांडेड फॉर द स्टेट इन द पास्ट. कि ये वो डिमांड करते थे स्टेट से कि उसका ये रोल होना चाहिए, ये उसका तरीकाकार होना चाहिए काम करने का, कि वो एक पुलिस स्टेट है. पर उसमें मसला क्या आता था कि उसकी वजह से सोशल मिजरीज बढ़ती थी, पॉवर्टी बढ़ती थी, कि हुकूमत का काम सिर्फ ये है कि वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखे और बाकी सब कुछ जैसे मर्जी चलता है. जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट आया वो ये आया कि नहीं, स्टेट का काम ये नहीं है सिर्फ कि वो जनाब सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करे और बस वो अपने काम से फारे. जो आपकी मतलब लॉ एंड ऑर्डर इस सिचुएशन में भी हो सकता है कि लॉ एंड ऑर्डर तो मेंटेन आपने कर लिया, कि जिसके पास जो वेल्थ है वो उसी को कब्जा करके बैठ गया और वो किसी तरह से रेगुलेट नहीं हो रही, किसी तरह से वो मूव नहीं कर रही. इकोनॉमी के लिए ज़रूरी होता है कि इकोनॉमी आपकी फ्लो करे, आपकी मनी जो है वो फ्लो करे. अगर मनी फ्लो नहीं करती तो आपकी इकोनॉमी जो है वो फ्रीज हो जाती है, वो रुक जाती है, वो स्टेलमेंट में आ जाती है. तो जिसके पास पैसे हैं उसके लिए तो अच्छा है, जिसके पास कुछ भी नहीं है उसके पास कुछ भी नहीं है. तो ये सोशल मिजरी पैदा होती है, वहां पर पॉवर्टी पैदा होती है कि आपकी जो दौलत है वो कुछ हाथों में कन्फाइन हो जाती है. तो इसलिए जो क्लासिकल कॉन्सेप्ट था उसको नहीं हम आजकल के दौर में ले इम्प्लीमेंट करते. आजकल के दौर में ये स्टेट की जिम्मेदारी है कि वो इकोनॉमी को के पहिए को चलाए रखे. मतलब ऐसा आपका होना चाहिए निज़ाम कि मनी फ्लो करे, फ्रीली फ्लो करे, एक हाथ से दूसरे हाथ में जाए. और उसके लिए क्या होता है, उसके लिए आपकी मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसीज बनाती है स्टेट. स्टेट बनाती है और आपके बैंक्स बनाते हैं ताकि मनी किसी भी एक जगह पर रुके ना, वो मूव करे. आप कंज्यूमर का और प्रोड्यूसर का एक रिलेशनशिप पैदा करते हैं, आप मार्केट्स में को बीच में लेके आते हैं, आप एडवर्टाइजमेंट्स लेके आते हैं, आप लोगों को कंपेल करते हैं कि उनके पास जो मनी है वो उसको निकालें और वो उसको उससे कुछ परचेज करें, उससे वो कमोडिटी वो लें और वो मनी आगे से आगे से आगे सर्कुलेट होती जाए और वो सारी सोसाइटी में किसी ना किसी पॉइंट पर आके सर्कुलेट हो. अब यही निज़ाम जो था वो बेसिकली हमारे इस्लामिक कॉन्सेप्ट भी था ज़कात में, कि जिन लोगों के पास दौलत है और उनके पास एक मिकदार में, अच्छी खासी मिकदार में दौलत आ जाती है जो उन्होंने तय किया बेंचमार्क, तो जब आपके पास इतनी दौलत है तो आपके लिए ज़रूरी है कि आपने उसमें से ज़कात निकालनी है और ज़कात निकाल के इन मसारिफ पर, इन लोगों पर खर्च करनी है, इन लोगों को देनी है. उसमें उन्होंने गुरबा, मसाकीन और वो सारा एक पूरा लिस्ट दी ना लोगों की कि इन तक पहुंचाएं. उसका मकसद क्या था? उसका मकसद ये था कि मनी फ्लो करे, अमीरों के पास सिर्फ जमा ही ना होती रहे, अमीर उसमें से निकालें और कुछ गरीबों को दें और इस तरह से वो मनी सर्कुलेट हो पूरी सोसाइटी में. तो यही कॉन्सेप्ट है मॉडर्न. वो ये कहते हैं कि स्टेट का ये काम है कि आपकी मनी फ्लो में रहे, वो स्टेट मतलब फ्रीज ना हो इकोनॉमी. तो nowadays every state seeks to promote economic well-being of individual and general welfare and prosperity of nation and country. जब वो मनी फ्लो में आती है तो वो ना सिर्फ आपकी नेशनल सतह पे वेलबींग का बाइस बनती है, आपकी कंट्री की वेलबींग का बाइस बनती है, बल्कि उससे आपका इंटरनेशनली भी ट्रेड जो है वो बेहतर होता है. मतलब आजकल की जो हमारी सोसाइटी, हमारी स्टेट होती है, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी इंश्योर करती है ये चीज़ें, वो इंश्योर करती है प्रोविंशियल लेवल पे भी, नेशनल लेवल पे भी और इंटरनेशनल लेवल पे. डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कैसे होती है? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अगर आप लोगों को पता हो, अगर आप लोग जाते हो मार्केट्स में, तो एक लिस्ट होती है, रेट लिस्ट कमोडिटीज की, जो कि डीसीओज की तरफ से आती है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आती है. और इंश्योर किया जाता है कि जो प्राइस लिस्ट आ रही है उस पर चीज़ें अवेलेबल की जाए मार्केट में. या अगर आप खबरें सुनते हैं तो आपने सुना होगा कि जी हुकूमती रेट इस चीज़ का ये है लेकिन बाजार में ये इतने रेट पे मिल रही है. तो वो ऐसे भी होता है कि दो स्टॉक्स होते हैं, एक वो होता है जो हुकूमती स्टॉक होता है, उसमें वो हुकूमती रेट के मुताबिक मिल रही होती है, और एक प्राइवेट ओनर्स का होता है तो वो अपनी मर्जी की कीमत पे बेच रहे होते हैं. फिर प्रोविंसेस में ये होता है कि प्रोविंसेस में आपस में ट्रेड होना चाहिए.
एक एक जगह की जो चीज है वो दूसरी जगह जानी चाहिए और वहां से पैसे से वो खरीद रहे होते हैं, तो वो आपस में मनी फ्लो हो रही है। इसी तरह इंटरनेशनल लेवल पे आपका ट्रेड होता है, आपको ये पता होता है कि आपकी ये चीजें जो है उनकी डिमांड है बाहर के मुल्कों में, आप पहले डिमांड क्रिएट करते हैं, फिर आप उसकी उतनी चीज को जनरेट करते हैं कि आप जो बाहर की आपकी मार्केट है उसको फुलफिल कर सकें, आप कंपटीशन में रह सकें, आप अच्छी प्राइस ले सकें, और वहां से पैसा आपके मुल्क में आ रहा होता है। और इसी तरह जो वहां की अच्छी चीजें होती हैं वो आप इम्पोर्ट कर रहे होते हैं। तो इस तरह से मनी जो है वो सारी सर्कुलेट कर रही होती है। तो अब ये स्टेट की जिम्मेदारी है, आजकल की मॉडर्न जो हमारी सिस्टम है गवर्नमेंट का, उसमें स्टेट की जिम्मेदारी है। पहले जमाने में क्या था, वो कहते थे स्टेट का सिर्फ काम लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है कि फेवरेबल कंडीशन हो। आजकल वो कहते हैं कि फेवरेबल कंडीशन सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर की हद तक नहीं है, फेवरेबल कंडीशन ये भी है कि आपकी मनी मतलब इन फ्लो रहे। अच्छा जी। तो वो उसके लिए क्या है कि वो इंडिविजुअल वेलफेयर भी देख रहे हैं, वो जर्नल वेलफेयर भी देख रहे हैं, और नेशनल या कंट्री की जो प्रॉस्पेरिटी उसको भी देख रहे हैं। द स्टेट डिवाइसेस प्राइस कंट्रोल्स, जो मैंने पहले बात की कि प्राइसेस वो बताते हैं कि जी ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने ये प्राइसेस दी हुई है। राशनिंग सिस्टम, कि आप राशन तकसीम करते हैं, आप मतलब हिसाब रखते हैं कि आपके पास कितना स्टॉक में मौजूद है, उस स्टॉक को आपने किस किस वक्त निकालना है और कहाँ कहाँ पे जरूरत है। जैसे अभी पीछे गंदम बहरान आया था, तो उसके मुतालिक ये बात होती है कि हुकूमत के पास कितनी कैपेसिटी है कि वो स्टोर कर सकती है, और जो उन्होंने स्टोर किया हुआ होता है वो उन्होंने आगे कहाँ कहाँ किस किस वक्त में पहुंचाना है। इट रेगुलेट्स द वर्किंग आवर्स एंड कंडीशंस ऑफ लेबर, मतलब आजकल के दौर में लेबर की कंडीशंस बहुत बेहतर है, लेकिन पुराने वक्तों में जब आप लोग खासतौर पे 1 मई की छुट्टी मनाते हैं तो आप लोगों ने सुना हुआ होगा कि वो मजदूर का आलमी दिन है। मजदूर का आलमी दिन क्यों है? पहले जमाने में 24-24 घंटे की जॉब्स हुआ करती थी। जो लो इनकम पे ज्यादा काम दिया जाता था। इसके अलावा उनके लिए कोई बेनिफिट्स नहीं होते थे, उनको कोई छुट्टी नहीं दी जाती थी, उनकी कोई यूनियंस बनाने की या कोई अपने राइट्स की बात करने की उन्हें इजाज़त नहीं होती थी। तो आजकल की स्टेट के ऊपर ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि आप अपने जो वर्क फोर्स है उसकी हेल्थ कंडीशंस का ख्याल रखें। अगर आप लोगों को पता हो तो सोशल वेलफेयर के नाम से, सोशल सिक्योरिटी के नाम से इनके लिए एक होता है कि आप रजिस्टर कराते हैं वहाँ पे, और उधर से फिर आपको बेनिफिट्स मिलते हैं हेल्थ केयर के हवाले से और एजुकेशन के हवाले से। तो वो क्या है, वो हुकूमती निज़ाम है, हुकूमत का काम है उसको मैनेज करना। मॉडर्न स्टेट इज बिकमिंग अ वेलफेयर स्टेट। तो मॉडर्न स्टेट जो है उसकी एक जिम्मेदारी ये भी है कि वो वेलफेयर स्टेट है, और वो चीज़ों को जो पर्क्स हैं वो सब में डिस्ट्रीब्यूट हो। लेकिन जो सोशलिस्ट या कम्युनिस्ट कंट्रीज होती हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर जो है वो जोर दे दिया जाता है, और वो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो स्टेट अपने कंट्रोल में ले लेती है। कैसे कि जो कम्युनिज्म और सोशलिज्म है उसका ये मानना है कि जो वेल्थ है वो सबसे लेके सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए। जो दूसरा कॉन्सेप्ट है वो है कैपिटलिज्म का, जो इसके कंट्रास्ट में आता है, और वो ये है कि जो जितना कमा रहा है या जो जितनी मेहनत कर रहा है वो उसका हिस्सा है। मतलब अगर कोई शख्स जो है वो एक दिन के 10,000 रुपए कमा रहा है, तो वो 10 के 10,000 कैपिटलिज्म के मुताबिक उसके हैं। लेकिन कम्युनिज्म में ऐसा क्या है कि अगर कोई शख्स 10,000 कमा रहा है और कोई शख्स 5,000 कमा रहा है, और कोई जो है वो इसके दरमियान की कोई और मतलब कोई भी कीमत कमा रहा है, तो वो सारा जो एक दिन का पैसा है वो इकट्ठा होगा एक सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी के पास, फर्ज करें हुकूमत के पास, और हुकूमत उसको सबको लेके उन सबके दरमियान वो पैसे बराबर के तकसीम कर देगी उनकी ज़रूरत के मुताबिक। इस तरह से वो एक इक्वालिटी का निज़ाम लाते हैं। ओके, अब अगली क्या चीज़ है, इकोनॉमिक एक्सचेंज, बैंकिंग, कंजम्पशन एंड पॉलिटिक्स। ये कहाँ किस तरह से मिलती है? ये है मॉडर्न स्टेट हैज टू इंटरफेयर इन ऑल फेजेस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। मैंने जैसे हमारी पहले भी ये बात हुई कि किस किस जगह पे हुकूमत को इंटरफेयर करना पड़ता है या स्टेट को, मुख्तलिफ सेक्टर्स में। इकोनॉमिक एक्सचेंज,
पैसे किस रेट पर, आप जो कहते हैं ना डॉलर का एक्सचेंज रेट क्या है या किसी और करेंसी का एक्सचेंज रेट क्या है, तो आप कितने में क्या चीज खरीद रहे हैं, कौन सी करेंसी खरीद रहे हैं, उसकी क्या वैल्यू है वगैरह वगैरह, ये देखना भी, ये इसके ऊपर भी चेक रखना पड़ता है हुकूमत को। बैंकिंग का क्या निज़ाम है, उधर से क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस शेयरिंग हो रही है, या क्या सिस्टम है, या क्या बेनिफिट्स बैंक प्रोवाइड कर रहे हैं वगैरह वगैरह, वो भी देखते हैं। कंजम्पशन देखनी होती है कि कौन सी चीज़ कितनी कंज्यूम हो रही है, कौन सी कितनी प्रोड्यूस हो रही है, उसको रेगुलेट करना, ये सारे काम हुकूमत के हैं। स्टेट कॉइन्स मनी, स्टेट जो है वो एक करेंसी या एक मनी इशू करती है और फिर वो इंश्योर करती है कि वो लीगल टेंडर्स के थ्रू जो है वो फ्लो में रहे, और इस तरह से करके ये काम उसका काम है। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, इन्फ्लेशन महंगाई है। सर्कुलेशन ऑफ मनी को इंश्योर बनाना कि आपकी इकोनॉमी फ्लो में रहे। इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ कंट्री, के मुल्क की जो इंडस्ट्रीज हैं उनके पहिए चलते रहें और वो हुकूमत मतलब कौम के लिए अच्छाई का बारिश हो। टू इंक्रीज द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर मतलब जो खास तौर पे एग्रीकल्चर मुमारिक होते हैं जैसे हम हैं, तो वैसे हम तो इतनी तवज्जो नहीं देते अपने एग्रीकल्चर पे, लेकिन एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन को बढ़ाना हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो फैसिलिटेट करे किसानों को। एंड मस्ट रेगुलेट बैंकिंग टू फैसिलिटेट क्रेडिट, तो आपकी बैंकिंग को भी इस तरह से एक्सेसिबल बनाया जाए और इजी बनाया जाए और लोगों के लिए कॉम्प्रिहेंडेबल बनाया जाए, ताकि किसी भी लेवल पे एक्सप्लॉइटेशन ना हो। मतलब ये सारा काम जो है वो आजकल स्टेट का है। इकोनॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड पॉलिटिक्स, हाउ national wealth is distributed among various agencies of production। प्रोडक्शन एजेंसीज वो हैं जो प्रोड्यूस कर रही है। अब यहाँ पे जो है वो ही बात आती है कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म की थोड़ी सी, कि जो मनी है वो सिर्फ प्रोड्यूसर्स के हाथ में मत रहे, इसका भी हुकूमत को ख्याल रखना पड़ता है कि वो नेशनल वेल्थ कहलाती है, कि वो मतलब किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए, इसको भी देखना है। हमारे जो आज के दौर के सिस्टम है पॉलिटिकल, इसको कैपिटलिस्ट मोड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कॉजेज इनइक्वालिटी ऑफ वेल्थ अमंग वेरियस क्लासेस। जो बात हुई कि जो जितनी मेहनत कर रहा है या जो जितना जिसके पास जितना सरमाया है वो उसको डबल कर रहा है, वो उसको ट्रिपल कर रहा है, ये कैपिटलिज्म है। तो इसको थोड़ा सा एक्सप्लॉइटेशन का निज़ाम माना जाता है, लेकिन दुनिया में यही प्रिवेल कर रहा है। विच इज़ वेरी ग्रेट सोर्स ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल डिस्कॉन्टेंट। यही कि जब आप अपने से बहुत अमीर आदमी को देखते हैं तो आपको महसूस होता है कि आप जो हैं वो इंफीरियर हैं, तो वो डिस्कॉन्टेंट पैदा होता है, अनरेस्ट पैदा होता है। इट कॉजेज पॉलिटिकल ट्रबल्स, स्ट्रगल्स एंड रेवोल्यूशंस। तो हुकूमत को क्या होता है, स्टेट को क्या देखना होता है, उसका एक मकसद ये भी होता है कि वो इन चीज़ों को रेगुलेट करे या प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट करे, ताकि लोगों के दरमियान रिवॉल्ट का जज्बा मत आए, वो ट्रबल्स क्रिएट मत करें, वो स्ट्राइक्स पे मत जाएं, वो मतलब रेवोल्यूशंस की कॉल मत दें, वो इस किस्म की कोई भी ऐसी स्ट्रगल स्टार्ट ना करें जिससे पॉलिटिकल अनरेस्ट हो, जिससे स्टेट को मैनेज करना मुश्किल हो जाए। It is the main cause of the rise of political economic philosophies of socialism and also the rise of socialist and communist states like Soviet Union and Communist China। अब इन्हीं चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए चाइना और मौजूदा रशिया, जो कि पहले सोवियत यूनियन था, उस जैसी स्टेट्स बनती हैं और कम्युनिज्म और सोशलिज्म जैसी थेरीज आती हैं, ताकि मैनेज किया जाए आपकी वेल्थ को और उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए इक्वली, और लोगों में एक सेंस ऑफ मतलब कंटेंट जो है, सुकून है, वो आ सके। इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म एक टर्म है, और ये टर्म जो है वो कॉइन की कार्ल मार्क्स ने, द फाउंडर ऑफ साइंटिफिक सोशलिज्म। सोशलिज्म की जहाँ भी बात आएगी साइंटिफिक सोशलिज्म की या मार्क्सिज्म की, वहाँ पे कार्ल मार्क्स का नाम आएगा। propounded the theory of economic determinism of history and politics। He declared that economic conditions of the society determine its social and political structure। इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म की जो उन्होंने बात की थी, उसका उनका ये पॉइंट ऑफ व्यू था
कि इकोनॉमिक कंडीशन किसी भी सोसाइटी की शेप करती हैं, बनाती हैं उसका पॉलिटिकल और सोशल स्ट्रक्चर। और इस बात में किसी हद तक हम ये कह सकते हैं कि किसी हद तक हम इसे एग्री कर सकते हैं कि आपका इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, आपका सोशल और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जो है वो इफेक्ट होता है आपकी इकोनॉमी से। अगर आपकी इकोनॉमी स्टेबल है तो आपकी पॉलिटिक्स और आपकी सोसाइटी पुरसुकून होगी, कदरे पुरसुकून होगी। और अगर इकोनॉमिक कंडीशन ही का सत्यानाश हुआ है तो इन दैट केस वहां पे भी अनरेस्ट आएगा। इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंडीशंस act and react upon each other.